नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। लद्दाख में एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहे विवाद में चीनी सेना पीछे हटी या नहीं, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया या नहीं, इन सवालों को लेकर आज कांग्रेस और बीजेपी लाइन ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स पर आ गए। इस पर भयानक सियासी युद्ध चल रहा है। कल लद्दाख में चीनी सेना के पीछे हटने का पहला वीडियो आ गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में यह दावा भी किया था कि चीन के साथ हुए समझौते से भारत ने कुछ नहीं खोया और हम किसी भी देश को अपनी एक इंच जमीन भी नहीं लेने देंगे। लेकिन इन दावों पर राहुल गांधी ने आरोपों के गोले दागने शुरू कर दिए और कहा कि मोदी सरकार चीन के सामने झुक गई। आज आपको एलएपी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स पर लेकर चलेंगे और देखेंगे कि आरोपों की जमीनी हकीकत क्या है। देश की राजधानी दिल्ली में 26 साल के युवक रिंकू शर्मा की हत्या पर आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा पर 11 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं। मृतक का परिवार कहता है कि इस हत्या में धर्म का एंगल है। राम मंदिर के चंदे को लेकर विवाद हुआ और राम भक्त होने की वजह से हत्या हुई, जबकि दिल्ली पुलिस बर्थडे पार्टी में हुए झगड़े को इस हत्या की वजह बता रही है। तमाम राजनीतिक दल भी इस मामले में कूद पड़े हैं। इस हत्याकांड के वीडियो वायरल हो गए हैं। हो सकता है आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज आना शुरू हो गए हों। इस घटना का सच क्या है, इस घटना के तमाम तथ्य क्या है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। भारत में भी विदेशों की तरफ फेक न्यूज और हिंसक हैशटैग्स को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय करने का समय आ गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और ट्विटर को नोटिस जारी करके फेक न्यूज की समस्या सुलझाने के लिए कहा। 26 जनवरी की हिंसा के बाद सरकार पहले ही ट्विटर को कुछ अकाउंट्स की लिस्ट देकर कार्रवाई करने का निर्देश दे चुकी थी। पहले ट्विटर ने आनाकानी की, लेकिन बाद में ट्विटर को कार्रवाई करनी पड़ी। अब ट्विटर की इंडिया टीम में बड़े बदलाव हो रहे हैं। सरकार भी ट्विटर को हड़काने के साथ साथ मेड इन इंडिया कू ऐप के जरिए संदेश दे रही है। खबरदार में आज सबसे पहले बात हम एलएपी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स की करेंगे, जिसका मेन टॉपिक है लद्दाख में एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुआ डी एस्केलेशन समझौता। इसके तहत 9 महीने बाद चीन पीछे हटने पर मजबूर हो गया है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में ऐलान करते हुए इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया था और एलएसी पर डिसएंगेजमेंट समझौते का ब्यौरा पेश किया था। इसे लेकर आज राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ सियासी डिसएग्रीमेंट प्रस्ताव पेश कर दिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हुए जिस तरह भाषा पर अपना कंट्रोल खोया, उससे बीजेपी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। दोनों तरफ से जिस तरह लाइन ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स यानी एलएपी का उल्लंघन हुआ, वो आप सबसे पहले देखिए। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। डी एस्केलेशन के समझौते को समझने के लिए राहुल गांधी ने 24 घंटे का वक्त लिया, जिसमें उन्हें क्या समझ में आया वो उन्होंने आज बताया। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020 अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर गंभीर सवाल उठाए और बीजेपी को भी जोर से गुस्सा आया। बदले में बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी की बुद्धि पर सवाल उठाया। कोई सामान्य जो बुद्धि वाला व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं कर सकता। जो कुंद बुद्धि होगा उसी का ये कमाल हो सकता है। तो ये कुंद बुद्धि का कमाल है या कुंदे की टाल है, ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। लेकिन हम बिना मांगी कांग्रेस को सलाह यही देंगे कि पप्पू जी को अपना कोच भी बदल देना चाहिए, कोचिंग भी बदल देना चाहिए। राहुल गांधी कुछ समझते नहीं है, समझने का प्रयास नहीं करते हैं। टोटली अनपार्लियामेंट्री तो है ही है। हमको लगता है कि इमेच्योर भी है। अभी तक ये कोई गंभीरता उनमें आई नहीं। 9 महीने बाद लद्दाख में एलएसी से कोई खुशखबरी आई है। आखिर चीन पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है। उसने टैंक पीछे हटाने शुरू भी कर दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की हेकड़ी निकालने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ इरादों को दिया। लेकिन राहुल गांधी ये मानने को तैयार नहीं है। बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़ा नहीं हो पाया।
हमारी आर्मी खड़ी है, वो तैयार है खड़े होने के लिए, एयरफोर्स तैयार है, नेवी तैयार है, मगर प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। चीन से डी एस्केलेशन के समझौते का गहन अध्ययन करने के बाद राहुल गांधी को दो बातें समझ में आई, एक रणनीतिक महत्व की और दूसरी राजनीतिक महत्व की। गिव तो क्लियर है, फिंगर 3 से फिंगर 4 दे दिया। गिव क्लियर है कि डेप्संग में वो बैठे हैं, गिव क्लियर है कि वो गोगरा और हॉट स्प्रिंग में है। टेक बता दो, अब चुप हो गए, क्योंकि टेक है ही नहीं, बस गिव है। तो रीजन क्लियर है, प्रधानमंत्री चाइना के सामने खड़े नहीं हो पाए। राहुल गांधी इस तरह के गंभीर आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं, ये बीजेपी को पूछना चाहिए था, लेकिन बीजेपी राहुल के सवालों का जवाब सवालों से दे रही है। भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से। कौन कह रहे, कौन देशभक्ति है, सभी देश की जनता को मालूम। इतने गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर तू मैं की राजनीति हो गई, जिसकी शुरुआत का श्रेय राहुल गांधी ने लिया। वो अपने बयानों वाली बंदूक की एक एक गोली से दो निशाने साध रहे थे और फिर वो भाषा की मर्यादाओं वाली सारी लिमिट क्रॉस करते चले गए। मुझे किस पर भरोसा है? मुझे इंडियन आर्मी पे भरोसा है, एयरफोर्स पे भरोसा है, नेवी पे भरोसा है, हिंदुस्तान की जनता पे भरोसा है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी इस देश की रक्षा करने की है। प्रधानमंत्री ने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं है। हमारी जमीन उन्होंने चाइना को दी है। दिस इज एब्सोल्यूट 100% cowardice. This is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. And nobody in India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. LAC के मुद्दे पर राहुल गांधी का विरोध अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ भाषा की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो उल्लंघन किया, उससे किसी को भी बुरा लग सकता है। अब राहुल गांधी जो मर्जी बोलें, लेकिन बीजेपी के लिए तो LAC के डिसएंगेजमेंट का सेहरा पीएम मोदी के सिर ही बंधेगा। नरेंद्र मोदी शेर है और नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। पाकिस्तान में घुसकर उनको सबक सिखाया है और चाइना के साथ भी अब जो हमारा समझौता हुआ है, जिससे लद्दाख में सेनाएं पीछे हट रही हैं, ये भी ऐतिहासिक है। कायर कौन है और क्षमतावान कौन है, ये तो स्पष्ट है। क्षमतावान वो व्यक्ति है जो 130 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है और उस ताकत को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दे आर इंटॉलरेंट टुवर्ड्स दिस पावर। और इस तरह एक रणनीतिक मुद्दा शुद्ध देसी राजनीतिक मुद्दे में बदल गया, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की और हवा बीजेपी ने दी। आज तक ब्यूरो। वैसे ये कोई पहली बात नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक पर लोगों को अभी तक भरोसा नहीं हुआ है, पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है। एयर स्ट्राइक पर भरोसा नहीं हुआ है, पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है। और कईयों के अनुसार तो अभी तक डोकलाम का मुद्दा भी नहीं सुलझा है। वैसे पीएम मोदी को निशाना बनाने के चक्कर में एक गंभीर रणनीतिक मुद्दे को राहुल गांधी ने कितना हल्का राजनीतिक मुद्दा बना दिया, ये चर्चा का विषय है। लेकिन अगर राहुल गांधी बिना भटके चीन के साथ हुए डिसएंगेजमेंट समझौते पर आपत्तियां दर्ज करवाते तो असर शायद ज्यादा होता। खैर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जो आरोप लगाए, उनका जवाब तो बीजेपी ने दिया, लेकिन भारत की जमीन चीन को गिफ्ट करने वाले आरोपों का जवाब रक्षा मंत्रालय ने दिया। राहुल गांधी के आरोपों और रक्षा मंत्रालय के जवाबों के आधार पर तैयार हमारी ये रिपोर्ट काफी हद तक आपका कंफ्यूजन दूर कर देगी। तो LAC पर डिसएंगेजमेंट का समझौता ये है कि भारत के सैनिक फिंगर 3 के पास बनी परमानेंट पोस्ट पर लौटेंगे। चीन के सैनिक फिंगर 8 के पूर्व में चले जाएंगे। फिंगर 3 और फिंगर 8 के बीच का इलाका फिलहाल नो गो जोन रहेगा, यानी दोनों तरफ के सैनिक इस इलाके में नहीं जाएंगे, पेट्रोलिंग के लिए भी नहीं। राहुल गांधी के मुताबिक इस प्लान में भारत को नहीं बल्कि चीन को अपार सफलता मिली है, जिसे उन्होंने उदाहरण सहित समझाया है। सक्सेस का मतलब क्या? मैं आपके घर आया और आपने डिसएंगेजमेंट किया, आपने मुझे लिविंग रूम पकड़ा दिया, बेडरूम पकड़ा दिया और आपके सफलता हो गई। कमाल की बात कर रहे हो। घर हमारा है, सफलता किस बात की?
सफलता इस बात की हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए, वो सफलता है चाइना की, हिंदुस्तान की नहीं। तो अब सवाल यह है कि राहुल गांधी के पास एलएसी को लेकर कौन सा ज्ञान है जिसके आधार पर वो भारत माता का टुकड़ा चीन को गिफ्ट कर देने का आरोप मोदी सरकार पर लगा रहे हैं। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। राहुल गांधी के राजनीतिक आरोपों का जवाब देने वाली बीजेपी ने इन रणनीतिक आरोपों का जवाब नहीं दिया। इसके लिए रक्षा मंत्रालय को आगे आना पड़ा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पहली बात यह है कि फिंगर 4 तक भारत का इलाका होने की जानकारी गलत है, क्योंकि भारत के अनुसार एलएसी फिंगर 8 पर है, फिंगर 4 तक नहीं। और दूसरी बात ये कि भारत का क्षेत्र मानचित्र में दर्शाया गया है और इसमें 43,000 वर्ग किलोमीटर का वो इलाका भी शामिल है जो 1962 से चीन के अवैध कब्जे में है। रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया है कि वर्तमान समझौते में भारतीय सेना फिलहाल फिंगर 3 पर क्यों लौटेगी। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि पेंगोंग झील के उत्तरी किनारों पर दोनों सेनाओं की काफी पुरानी परमानेंट पोस्ट हैं। भारत की धन सिंह थापा पोस्ट फिंगर 3 पर है, जबकि चीन की परमानेंट पोस्ट फिंगर 8 के पूर्व में है। वर्तमान समझौते के मुताबिक दोनों सेनाओं की फॉरवर्ड तैनाती को वापस लिया जाएगा और परमानेंट पोस्ट पर तैनाती होगी। रक्षा मंत्री की बातों और रक्षा मंत्रालय के बयान से जो बात समझ में आती है वो ये कि पेंगोंग लेक के उत्तरी इलाके के बाद दक्षिणी इलाके में डी एस्केलेशन शुरू होगा। उत्तरी इलाके में डी एस्केलेशन पूरा होने के 48 घंटे बाद दोनों देशों के बीच मिलिट्री लेवल मीटिंग होनी है। मीटिंग में डी एस्केलेशन के अगले चरण के तहत दक्षिणी इलाके में पीछे हटने की प्रक्रिया पर बात होनी है। फिंगर 3 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग पर जो रोक लगी है वो अस्थायी है, जब तक कि डी एस्केलेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इन बातों पर रक्षा मंत्री संसद में प्रकाश डाल चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने आरोपों पर अडिग हैं। इस सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। मेन चीज देखिए, पेट्रोलिंग की बात नहीं है। मेन चीज है कि हमारी जो भारत माता है वो फिंगर 4 तक थी। अब भारत माता का एक टुकड़ा चाइना के पास है। ये तो हुई राहुल गांधी के पहले आरोप की बात, जो फिंगर 3 और फिंगर 4 के इलाके में पेट्रोलिंग और भारत के अधिकार से जुड़ी है। अब उनका दूसरा आरोप भी सुन लीजिए, जिस पर सरकार का पक्ष रक्षा मंत्री पहले ही रख चुके हैं। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी अस्थायी एवं मान्य चौकियों पर लौट जाएं। राहुल के इस सवाल का जवाब देते हुए आज रक्षा मंत्रालय ने भी रक्षा मंत्री के ही बयान का हवाला दिया है और बताया कि कुछ समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देप्सांग। इन पर पेंगोंग झील में डिसएंगेजमेंट पूरा होने के 48 घंटे के भीतर चर्चा शुरू हो जाएगी। यानी पहले एक जगह से चीन पीछे हट जाए, उसके बाद बाकी के इलाकों में भी उसे पीछे हटने के लिए कहा जाएगा। ये शांति और समझौते का एक लंबा धारावाहिक होने वाला है। चीन ने माना है कि वो फिंगर 8 और ईस्ट की तरफ जाएगा, यानी चीन ने इस बात को माना कि जो एलएसी का परसेप्शन हिंदुस्तान का है वो फिंगर 8 है और हम लोग फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। अब जब डिसएंगेजमेंट हुआ है, जब तक ये एग्रीमेंट नहीं होता है, चीन भी फिंगर 8 के आगे पेट्रोलिंग नहीं करेगा और हम भी धन सिंह थापा पोस्ट के आगे पेट्रोलिंग पे नहीं जाएंगे जब तक दोनों देश के बीच एग्रीमेंट नहीं होता है। जानकार कहते हैं कि लद्दाख में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया अभी लंबी और कई चरणों में पूरी होगी। हर चरण के बाद भारतीय सेना पहले चीन की कथनी और करनी को परखेगी, उसके बाद ही अगला चरण शुरू होगा, क्योंकि चीन का सामान और चीन की सेना दोनों की कोई गारंटी नहीं है।
करीब 8 महीने के खूनी तनाव के बाद भारत और चीनी सेनाओं के बीच में पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जमीन पर भारतीय सेना इस बात पर कड़ी नजर बनाए हुए है कि पहले चरण के डिसएंगेजमेंट में पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना अपने बताई हुई जगह पर वापस लौटे। उसके बाद ही पेंगोंग के दक्षिण की रिजांगला रिचिंगला जैसी चोटियों से भारतीय सेना नीचे उतरेगी, क्योंकि किसी भी मोर्चे पर चीन पर भरोसा करना आसान नहीं है। कैमरामैन सत्य के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। राजनीतिक आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि 9 महीने बाद अगर चीनी सेना पीछे हटने पर राजी हुई है तो यह भारत की कामयाबी है, जिसमें सरकार की कूटनीति ने भी बड़ा रोल निभाया है। चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चीन को डर है कि कहीं भारत वन चाइना नीति की अपनी स्वीकृति को वापस न ले ले। चीन इस नीति के तहत हांगकांग, ताइवान और तिब्बत को अपना अभिन्न हिस्सा बताता है। भारत उन पहले देशों में शामिल है जिन्होंने चीन की वन चाइना नीति को मान्यता दी थी। भारत ने चीन की इस नीति का खुले तौर पर समर्थन किया है, लेकिन एलएसी पर चीन की चालबाजी का कूटनीतिक तोड़ निकाला। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है कि भारत अब चीन की दुखती नस को दबाने की कोशिश में जुटा हुआ है। रिपोर्ट में इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे भारतीय सरकार ने ताइवान के साथ व्यापार और राजनयिक संबंध स्थापित करने को लेकर संकेत दिए। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की लद्दाख इकाई का नेतृत्व तिब्बती मूल के एक अधिकारी लहरी दोरजी को सौंपा गया। इसी तरह से भारत ने तिब्बती शरणार्थी समुदायों के पुरुषों से मिलकर बने विशेष अर्धसैनिक बल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को भी एलएसी पर तैनात किया था। यानी चीन सिर्फ बातों से नहीं माना है, उसे झुकाने के लिए भारत ने जिस कूटनीतिक माइंड गेम का प्रयोग किया है उसमें चीन को झुकना पड़ा है। वारदात की दिल्ली में सरेआम घर से खींचकर एक युवक की हत्या कर दी गई। सरेआम परिवार के सामने रिंकू शर्मा को चाकू से गोद डाला गया। परिवार का आरोप है कि राम भक्त होना रिंकू की मौत की वजह बना। परिवार ने बताया है कि हत्या राम मंदिर के चंदे के कारण हुई। वहीं दिल्ली पुलिस इस थ्योरी को खारिज कर रही है। दिल्ली पुलिस ने हत्या की वजह दोस्तों के बीच आपसी झगड़े को बताया है। पुलिस और परिवार की थ्योरी अलग है। उधर इस मामले में सियासत आग से भी तेज रफ्तार से सुलग गई। सन्न हो जाएंगे आप। राजधानी दिल्ली में खुलेआम एक घर में गुंडों के हमले की इन तस्वीरों को देखकर घर के अंदर खौफ का मंजर, दरवाजे पर हथियारों से लैस गुंडे, अनहोनी से डरी एक मां की बदहवासी। डरी हुई मां अपने बेटे रिंकू और उसके भाई को बाहर जाने से रोक रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने बेटे को घर से खींच लिया गया। रिंकू को लाठी डंडों से पीट पीट कर उसकी बुरी हालत कर दी और फिर पीठ में चाकू घोंपकर सबकी नजरों के सामने उसे मौत के घाट उतार दिया। अंधाधुंध चाकूबाजी करके उसके शरीर को गोद डाला गया। इस वक्त हम जहां खड़े हैं आप देख सकते हैं पीछे यही वो आरोपी का घर है, जहां पर आप देखिए शीशे तोड़ दिए गए हैं। अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहां से मुश्किल से 20 कदम की भी दूरी पर ही रिंकू का घर है। पुलिस के मुताबिक झगड़ा हुआ था, जिसके बाद लोग यहां पहुंचे। आप देखिए ये यहां पर जो मोबाइल वीडियो आपने देखा होगा, ये घर है रिंकू का। ये दरवाजा खुला हुआ था, रिंकू, उसका भाई, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। सिलेंडर लाने की बाहर कोशिश की जा रही थी और यहाँ पर एक स्कफल दिखा, एक झगड़ा दिखा, जिसके बाद रिंकू घर से बाहर आता है और जो तमाम आरोपी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ से मुश्किल से 20 कदम की दूरी पर हम आपको लेके चलते हैं, जहाँ पर रिंकू चाकू लगा हुआ घायल हालत में, यहीं पर ठीक इसी जगह जहाँ पर आप इस वक्त हम खड़े हैं, यहीं पर रिंकू यहीं पर पड़ा हुआ था। इस तरह दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 26 साल के रिंकू शर्मा का कत्ल हो गया। गुंडों के आगे बेबस मां रोती रही, फरियाद करती रही, लेकिन अपने बेटे की जान नहीं बचा सकी। मां और पिता इस हत्या के बाद से बेसुध। सर जय श्री राम कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से, पीछे चप्पू मारा हुआ था उसको। बस छोटा सा प्रोग्राम राम जन्मभूमि के ऊपर हमने एक छोटी सी रैली निकाली थी, राम यात्रा निकाली थी। तो उसमें रिंकू भैया भी, मेरे बड़े भाई भी मौजूद थे और सारे संगठन के लोग मौजूद थे। तो ये उसी दिन से
भैया के पीछे पड़े हुए थे। इन्होंने पहले भी इनसे एक बार अनबन हुई थी राम जन्मभूमि के बाद, तो इन्होंने उस टाइम भी धमकियां दी थी। परिवार का आरोप है कि धार्मिक टिप्पणी को लेकर पड़ोसी नसरुद्दीन से रिंकू शर्मा का विवाद चल रहा था और यह हत्या 5 अगस्त को राम जन्मभूमि समर्पण निधि यात्रा के दौरान झड़प के बाद हुई रंजिश की वजह से की गई। इन्होंने सब झूठा बोला है कि ये बिजनेस की कोई बिजनेस का वो नहीं था, सिर्फ राम जी का विरोध करते थे ये लोग हमारे। इस चक्कर में इन्होंने भैया को। तो क्या रिंकू की हत्या पुरानी रंजिश और राम मंदिर के लिए चंदे की वजह से की गई थी? सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस की थ्योरी इस दावे से मेल नहीं खाती। पुलिस इस हत्या को बर्थडे पार्टी के झगड़े का नतीजा बता रही है, जिसका धार्मिक द्वेष से कोई लेना देना नहीं। देखिए, इस घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी के रेस्तोरां से हुआ था और उसके बाद वहां पर एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद रिंकू के घर के पास में एक झगड़ा हुआ जिसके दौरान उसको चोट लगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसमें संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की तफ्तीश और परिवार का दावा दो बिल्कुल अलग बातें। पुलिस के मुताबिक वारदात की रात एक बर्थडे पार्टी में सभी मिले थे। इस पार्टी में बाबू, आकाश, रिंकू, जाहिद और गोलू समेत कुछ और दोस्त भी शामिल थे। बात तब भड़की जब सचिन और आकाश जाहिद से उलझ गए। दरअसल सचिन और आकाश ने एक रेस्तरां खोला था, जिसके बाद वहीं बगल में जाहिद ने भी अपना रेस्तरां खोल दिया। बाद में सचिन और आकाश का रेस्टोरेंट बंद हो गया। इनका आरोप था कि जाहिद की वजह से उनका रेस्टोरेंट बंद हुआ। इस बात पर झगड़ा बढ़ता चला गया। रिंकू सचिन का पक्ष ले रहा था। इसी को आधार बनाकर पुलिस दावा कर रही है कि कत्ल की वजह धार्मिक नहीं है। का बर्थडे था तो हमें उसकी पार्टी, वो हमको पार्टी दे रहा था अपने बर्थडे की। बाबू, उसने हमको इनवाइट करा था तो हम लोग वहाँ पे गए थे फिर रेस्टोरेंट में। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे ऑर्डर करा अपना। उसके बाद हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो सचिन और जाहिद, इन दोनों की कुछ कहासुनी हुई। हम लोग एग्जैक्टली सुन नहीं पाए इनके बीच में क्या बात हुई और ये खड़े हो गए आपस में हाथापाई करने लग गए। इस निर्मम हत्या पर अब सियासी तलवारें निकल गई हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा, कपिल मिश्रा, फिल्म निर्देशक अशोक पंडित और कंगना रनौत ने इस मामले को लेकर ट्वीट करते हुए गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि हत्या के पीछे राम मंदिर चंदे का विवाद है, जबकि आम आदमी पार्टी पुलिस की थ्योरी के साथ खड़ी है। दिल्ली में कोई पहला इस प्रकार का अपराध नहीं है। ऐसी कितनी ही हत्याएं पिछले 2-3 सालों में दिल्ली में हुई हैं, एक ही प्रकार से और एक ही उद्देश्य से। कि ऐसी घटना चाहे जिस भी धर्म के लोगों के साथ हो, एक समान व्यवहार होना चाहिए और दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। परिवार और जो बाहर के लोग बातें फैला रहे हैं उनमें बहुत ही ज्यादा विरोधाभास लग रहा है। पुलिस से जिस तरीके से बात हुई है ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो भी लोग रूमर फैला रहे हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दिया जाए और एक ही मांग है, सिर्फ एक ही मांग है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस निर्मम हत्या ने सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा दिया है। रिंकू की पीठ में घोंपे गए चाकू की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उधर पुलिस ने इस्लाम, दानिश, जाहिद और नसीरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस बवाल के बीच रिंकू शर्मा का डरा हुआ परिवार पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहा है। कटघरे में दिल्ली पुलिस भी है। आखिर कैसे कायदे कानून से बेखौफ गुंडे जब चाहे तब दिल्ली में किसी को भी शिकार बना लेते हैं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। मामले की छानबीन कर रही दिल्ली पुलिस ने जिस बर्थडे पार्टी का जिक्र किया था वो बात रिंकू का दोस्त बाबू भी कह रहा है। बाबू की ही बर्थडे पार्टी में सभी दोस्त एक साथ जुटे थे। आज तक से खास बातचीत में बाबू ने पूरी बात बताई कि लड़ाई क्यों हुई और मामला कैसे भड़का। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रिंकू का दोस्त बाबू है। बाबू जिसका जन्मदिन था और जिसने सभी को अपने जन्मदिन पर पार्टी दी थी। जन्मदिन कब था आपका और आपने पार्टी दी थी? किस किस को बुलाया था आपने? 9 फरवरी को मेरा जन्मदिन था, जिसमें मैंने अपने घर वालों के साथ वो सेलिब्रेट किया था। घर में रहा, मैं मंदिर वगैरह गया था, जो भी था। उसके अगले दिन जितने भी हमारे वो थे उनके फ़ोन आए और मैंने ये बोला उनको कि चलो हाँ ठीक है पार्टी के लिए। तो उस पार्टी के दौरान जितने भी थे सारे आए। वो कौन आया था? किस किस को आपने बुलाया था? आकाश, मैं, रिंकू, राजू भाई
जतिन, चिंगू, सूरज, संदीप, सचिन, ये थे। चिंगू मतलब चिंगू का नाम क्या हुआ? चिंगू का ऐसा था, चिंगू का नाम क्या है? चिंगू का नाम मुझे नहीं पता। तो वो मेरा फ्रेंड है एक सूरज, उसका फोन आया कि मैं चिंगू को भी लेके आ रहा हूँ और बाकी जो होगा वो मैनेज कर लेंगे। तो मैंने कहा जब इतने लोगों की पार्टी हो रही है तो कोई बात नहीं। मैंने उससे हाँ मैं ठीक है चल लिया तो उसको। उसके बाद ये लोग चिकन वगैरह सब खा रहे थे। उसके बाद सारा वो स्पेस ऊपर वाला छोटा था जहाँ जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए थे, तो और भी टेबल थी वहाँ पे, 2 टेबल थी, तो वहाँ पे और भी लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे इतना हल्ला ज्यादा हो रहा था। तो इतने लोग थे वहाँ पे कि आपस में ही आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। हंसी मजाक, हंसना जितना भी था वहाँ पे, तो सब ऐसे अपने गुटों में लगे पड़े थे कि कोई किससे बात कर रहा है, कोई किससे। तो मैं अपने बगल वाले आकाश से बात कर रहा था, उससे मैं बात कर रहा था, तो और लोग भी बात कर रहे थे जैसे मैं कर रहा था, तो सब अपने लगे पड़े थे गुटों में। तो एकदम से क्या बात हुई, मैं उसको कुछ समझा रहा था, उससे बात कर रहा था, एकदम से वो लड़का उठा सचिन, और उससे बात हुई, वो आपस में कुछ एकदम ही हो गया जो किसी को भी पता नहीं लगा कि क्या हो गया। तो एकदम से वो उठा, उसने उसके उड़ते ही चांटा मार दिया। किसको? चिंगू को। तो जब हम उसको बचाने लगे, बचाने क्या हम दोनों को साइड करने लगे, तो इतने में सूरज ने सचिन के चांटा मार दिया। सूरज जो लेके आया था चिंगू को? हाँ जी। ठीक है। तो उसने चांटा मार दिया। फिर हमारा जो भी था सामान सुमन अधिक थोड़ा बहुत बिखर गया था जो भी था। उसके बाद मैंने कह दिया नीचे चलो भाई, सब खत्म हो गया, मतलब बर्थडे वड्डे सब खत्म। तो उसके बाद मैं चले गया स्कूटी पे, बिल वगैरह हमारा हो गया था। आपने वहाँ पूछा नहीं कि सचिन ने क्यों मारा चांटा, क्या बात हुई थी? ऐसी क्या बात हो गई थी कि चांटा मारा? सर जब लड़ाई हो गई थी तो उसमें अब इतने प्यार से बताने का कुछ था ही नहीं ना। अच्छा। उसमें क्या था, अब मेरे को ये लगता है कि और ज्यादा बात बढ़ने से अच्छा है कि एक किसी ना किसी को निकाल दी जाए। तो मैंने सचिन को कहा कि तू जा, तो सचिन भी चले गया, और ये सब मैं बिल करवा के मैं वहां चले गए स्कूटी पे लेकर। स्कूटी पे पहले टॉयलेट वगैरह क्या होगा, उसके बाद स्कूटी पे आ गए। रिंकू कहाँ था? रिंकू आकाश के बगल में बैठा हुआ था। ठीक है। उसने चू तक भी नहीं करी। उसका वो शायद मतलब में ही नहीं था। मतलब में नहीं। हाँ, कि उसका कुछ बात हो या उसने किसी को समझाया हो, वो अपना आराम से बैठा हुआ था। देखें तो भारत में कोरोना काल पिछले साल वैलेंटाइंस डे के बाद शुरू हुआ था। इस साल का वैलेंटाइंस डे आते आते इसका कहर काफी कम हो गया है। इससे वैलेंटाइंस डे पर इस बार बिक्री के नए रिकॉर्ड बनने का अनुमान मजबूत हो गया है। इस बार गिफ्ट्स के बदलते ट्रेंड के बीच वैलेंटाइन वीक के दौरान 30,000 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है। कोरोना काल में इस बार वैलेंटाइंस डे का कारोबार भी खास हो गया है। कोरोना का साया इस बार के वैलेंटाइंस डे पर पड़ना तय है और इस बार पारंपरिक गिफ्ट्स के साथ ही कुछ अलग तरह के प्रोडक्ट्स भी गिफ्ट्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अपने साथी को इम्प्रेस करने के लिए हर कोई प्यार के इस खास दिन गिफ्ट देकर अपनी भावनाओं का इजहार करता है और यही मोहब्बत के इस दिन को एक बहुत बड़े कारोबार में तब्दील कर देता है। मैं ये बता दूं, पहले 2013-14 में एक टर्नओवर होती थी करीब 15,000 करोड़, 16,000 करोड़। आज आप देखिए ये बिजनेस करीब 25 से 30,000 करोड़ पे आ गया वैलेंटाइन। जो वैलेंटाइन है इसने इस इंडस्ट्री को इतना बूस्ट किया है, मैं आपको बता नहीं सकता। कि 1 साल कोविड रहा है पीछे बंद, लोग मिल नहीं पाए, फोन पे बात हुई है, उसकी वजह से जो वैलेंटाइन है इतना ग्रेट प्रेशर पे है और इतना बिजनेस बढ़िया। ज्वेलरी बिजनेस देखिए आज कहाँ से इतना इंक्रीज हो गया। आप इंडस्ट्री लो, ट्रैवलिंग इंडोर्स की ट्रैवलिंग ले लो आप, इतनी ट्रैवलिंग हो रही है।
आंकड़ों की जुबानी अगर इस एक दिन के कारोबार को समझा जाए तो इस बार 7 से 14 फरवरी के वैलेंटाइंस वीक पर भारतीय 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। 2014 में वैलेंटाइंस वीक पर 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 2015 में इसमें 40% की तेजी आई और ये आंकड़ा बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। लेकिन इस बार के कारोबार में एक बात खास ये है कि ये शहरी इलाकों से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में वैलेंटाइंस वीक पर लोग जमकर खर्च करेंगे। ग्रामीण इलाकों में किए गए खर्च के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में खर्च 22% बढ़ा था। इस दौरान शहरी इलाकों में खर्च 20% बढ़ा था। इस दौरान ऑनलाइन गिफ्टिंग में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। वैलेंटाइंस डे के मौके पर भारत इस साल 30 करोड़ के फूल ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड और चीन को निर्यात करने वाला है। पिछले साल इन देशों को 24 करोड़ निर्यात किया गया था। वैसे अगर शहरी इलाकों में लोगों के खर्च के ट्रेंड को समझा जाए तो फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले या 30 साल से ज्यादा उम्र के लोग 1000 से 50,000 रुपए तक इस हफ्ते में खर्च कर देते हैं। वहीं 18 से 30 साल के युवाओं का बजट करीब 500 से 10,000 रुपए तक का होता है। इस बार के वैलेंटाइंस डे पर एक दिलचस्प ट्रेंड फिटनेस और हेल्थ से जुड़े आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का बतौर गिफ्ट लेना देना भी देखने को मिल रहा है। प्यार को जताने का सबसे अच्छा मौका स्पेशली पोस्ट कोविड है कि अपने प्यार को आप हेल्थ और हैप्पीनेस दीजिए। उसके तहत अपने देश की एक बहुत ही 5000 साल पुरानी लेगेसी है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बोल लीजिए, आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स बोल लीजिए, जिनको लेने से आप अपने प्यार को केवल इस वैलेंटाइन डे के लिए नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए खुशहाल रख सकते हैं। अब बात करते हैं महिलाओं और पुरुषों के गिफ्ट्स पर खर्च करने की बात। तो कैश करो की रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 30 साल की उम्र की महिलाएं 35% खर्च करेंगी, जबकि पुरुषों के खर्च में 29% तेजी का अनुमान है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि महिलाएं चॉकलेट, टॉय की जगह यूटिलिटी गिफ्ट ज्यादा पसंद करती हैं और उन्हें कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ज्यादा पसंद हैं। साथ ही लड़कियां अब कैंडल लाइट डिनर की जगह हॉलिडे डेस्टिनेशन ज्यादा पसंद करती हैं। हालांकि जो लोग बाहर नहीं जा सकते उनके लिए रेस्टोरेंट और चॉकलेट पेस्ट्री शॉप भी खाने पीने के बेहतरीन विकल्प हैं। ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए नो डाउट बहुत अच्छा एक अपना इवेंट होता है, क्योंकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में मतलब इस इवेंट की बहुत महत्वता है और हमारे थोड़े से रेवेन्यूज़ भी बेटर रहते हैं, शॉर्टफॉल हमारे मतलब कम होते चलते हैं। तो हमारे को भी खुशी है कि लोग आएँ अपने अपनी फैमिली के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या अपने मियाँ बीवी आएँ, एंजॉय करके जाएँ, अच्छा खाना खा के जाएँ और खूब सारा इवेंट और एंटरटेनमेंट और भी जरूरी भी। जो कपल्स घूमने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए गोवा, जयपुर, केरला, शिमला, अंडमान, पुडुचेरी, धर्मशाला, मनाली, डलहौजी फेवरेट डेस्टिनेशंस में शुमार हैं। इन डेस्टिनेशंस के लिए इस बार वैलेंटाइंस डे पर बुकिंग में तेजी देखी जा रही है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।